हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। तो इससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्लेलिस्ट भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। अभी हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे कि हमारे संविधान में जितना सारा प्रावधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना सारा प्रावधान है, इसका 2/3 भाग इस एक्ट से लिया गया है। समझ रहे हैं? इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 हमारे संविधान के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें जितने सारे प्रावधान हैं उसका 2/3 भाग इसी एक्ट के द्वारा लिया गया है। अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 किस प्रकार से पास होती है। इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पे 3 बेसिस यानी 3 रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे पास होती है, इसी पे आधारित है। पहला हमारा है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जैसे यहाँ पे आया इंडिया में, इसका आउटकम क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद यहाँ पे पास होता है वाइट पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, और इसके 2 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हुए। जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 था, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। और इसके बाद जो हमारा आया 1935 का एक्ट, इसमें 321 सेक्शन मतलब आर्टिकल थे, और यहाँ पे 10 शेड्यूल था। ठीक, तो चलिए बढ़िया तरीके देखते हैं कि साइमन कमीशन कैसे मतलब आया, क्यों आया, और जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या इसके पीछे कारण था आने के लिए, और तब इसके बाद वाइट पेपर इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्यों जारी होता है वाइट पेपर। देखिए, यहाँ पे जो साइमन कमीशन थी, यह इंडिया आई थी किसके लिए? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आई थी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में बहुत सारा प्रोविज़न था, और इसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि 10 साल के बाद 10 साल के बाद हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है, इसका रिव्यू होगा। यानी कि 1929 में आने वाला था इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन 1919 में यह जो है एक्ट नहीं आई। यह कब आई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में आई। अब क्यों 1935 में आई? देखिए, इंग्लैंड में 2 पार्ट सिस्टम था, 2 पार्ट सिस्टम था। यहाँ पार्टी देखिए, एक पार्टी थी गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक पार्टी थी अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी थी। अब ये जो गवर्नमेंट थी उस समय की, हमारे इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए बहुत ही बुरी नज़र से देखती थी। यानी कि यह इंडियन के घोर विरोधी थी, एग्नेस्ट थी, बहुत ज़्यादा एग्नेस्ट थी। लेकिन इसका दिल अच्छा था, इसका अपोजिशन पार्टी का इसका जो दिल था अच्छा था, यानी यह सॉफ्ट हार्ट, अच्छे दिल का था। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में चुनाव होने वाला था, इंग्लैंड में चुनाव होने वाला था। अब इस गवर्नमेंट को लगा, ये जो हमारे इंडियन को विरोधी देखती थी, इसको लगा कि हम चुनाव में हार जाएंगे। इसको क्या लगा कि हम लोग चुनाव में हार जाएंगे। यह जो गवर्नमेंट है, इसको लगा कि हम चुनाव में हार जाएंगे। तभी जो हमारा अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी थी, यह क्या होगी? इसको बोला जाता है लेबर पार्टी। यह लेबर पार्टी की थी। यह जो यहाँ पे जीत जाएगी और यहाँ पे सरकार बना लेगी। ये बात इसके मन में चला कि अगर हम लोग इलेक्शन में हार जाएंगे, तब यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी, ये यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगी। तब इसने दिमाग चलाया कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तब इसने वहाँ पे इंग्लैंड में घोषणा कर दी, किसकी? साइमन कमीशन की। फरवरी में इन्होंने घोषणा कर दी, अनाउंस कर दी। किसके लिए? साइमन कमीशन के लिए। फरवरी 1927 में इन्होंने अनाउंस कर दिया साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन की इन्होंने घोषणा किया, तब इंडिया आया 1928 में।
नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ये साइमन कमीशन की यहाँ पे अनाउंस करती है फरवरी 1927 में, अरे इंडिया आती है 1928 में साइमन कमीशन। अब जैसे इंडिया आया इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, बहुत ज़्यादा इसका विरोध होने लगा और यहाँ पे एक नारा चला, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। अब गो बैक साइमन क्यों चला? क्योंकि साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था कि इसमें केवल यहाँ पे अंग्रेज लोग थे, ओनली वाइट मैन पर्सन आर अवेलेबल इन दिस कमीशन। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा विरोध हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उस समय के जो वायसराय थे हमारे इंडिया को, इंडियंस को चैलेंज कर दिया। कहा भाई देखो इतना आप लोग विरोध कर रहे हो तो एक काम करो, आप ही लोग यहाँ पे इसको रिव्यू कर लो। इन्होंने चैलेंज कर दिया किसको? इंडियंस को। अब इंडियंस को इन्होंने चैलेंज कर दिया, तब यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, इस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब इन्होंने वायसराय जो है चैलेंज दिया, चैलेंज किसको? कांग्रेस को, तब इस कांग्रेस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो जिम्मेदारी था किसको दे दिया गया? मोतीलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू को। अब मोतीलाल नेहरू को जब दिया गया पूरा इसका जिम्मेदारी, तब इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद मोतीलाल नेहरू जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं 1928 में एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में इन्होंने रिपोर्ट बनाया, कौन? मोतीलाल नेहरू 1928 में रिपोर्ट बनाते हैं जिसे बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। अब क्या हुआ? अब नेहरू रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर, ये आप लोग को एग्जाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बढ़िया देख लीजिए, अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को। 31 दिसंबर 1930 को इस रिपोर्ट में डिमांड कर दिया गया, यानी जो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट था, इस नेहरू रिपोर्ट में डिमांड कर दिया गया क्या? कि भाई हमको क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए और यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक, ये चाहिए। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को रिव्यू करने के बाद अब क्या आती है, यहाँ देखिए साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को रिव्यू करके इसका रिपोर्ट लेके चला गया लंदन लेके चला गया। अब इसके बहुत सारा मतलब कई साल तक इसका डिस्कस हुआ, यानी हमारा आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला आता है जो कि हुआ था 1930 में, और फिर आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा आता है जो कि होता है 1931 में, और फिर आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीसरा 1932 में। और फिर देखिए इसका कंक्लूजन क्या हुआ? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन कि जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था इसमें जितनी सारी चीज़ें थी इस कंक्लूजन में एक्सेप्ट कर ली गई। अब फिर देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के बाद आता है 1933। इस 1933 में वाइट पेपर को इश्यू कर दिया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में। और इसके 2 साल के बाद आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। मैंने पूरा बढ़िया तरीके से इसका बैकग्राउंड बता दिया कि किस प्रकार से इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 की मतलब इसका पास हुआ था, पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। अब देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 का फीचर क्या क्या है। अब यहाँ देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 का फीचर। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय महासंघ को भी यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। और जो पावर थे उन पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला हमारा था फेडरल लिस्ट, और दूसरा हमारा था प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरा हमारा था कनकरेंट लिस्ट। अब जो फेडरल लिस्ट था ये दे दिया गया सेंटर को,
और जो यहाँ पे प्रोविंशियल लिस्ट था ये दे दिया गया किसको, प्रांतों को। और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट आती है, ये दोनों को दे दिया गया, यानी स्टेट को भी दिया गया और यहाँ पे सेंटर को भी दे दिया गया। और जो यहाँ पे बची हुई कुछ ही शक्तियाँ थीं, यानी इसको बोला जाता है रेसिड्यूरी पावर। अब रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, यानी ना वो मेंशन किया गया फेडरल लिस्ट में और ना वो मेंशन किया गया है यहाँ पे प्रोविंशियल लिस्ट में, उसी को बोला जाता है रेसिड्यूरी पावर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। अब यहाँ जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी यानी कि रेसिड्यूरी पावर थी वो दे दी गई किसको, वायसराय को। ठीक, अब आगे देखिए, अगला फीचर्स का दिया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 का, कि यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में। देखिए, ब्रिटिश के समय जो है हमारे भारत को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक हमारा सेंटर था और एक हमारा प्रोविंशियल था, प्रांत था। अब इस प्रांत में ब्रिटिश ने कानून बनाने के लिए दो यहाँ पे पार्ट में भाग दिए, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा था रिजर्व लिस्ट, ठीक, एक हमारा था रिजर्व सब्जेक्ट या फिर रिजर्व लिस्ट, और दूसरा हमारा था ट्रांसफर लिस्ट। अब ट्रांसफर लिस्ट था, इस पे यहाँ पे इंडियंस और यहाँ पे ब्रिटिश लोग यानी भारतीय लोग और यहाँ पे अंग्रेज लोग मिल करके यहाँ पे कानून को बनाते थे। लेकिन जो ये हमारा था रिजर्व लिस्ट, यहाँ पे केवल अंग्रेज लोग केवल यहाँ पे कानून को बनाते थे, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट में ओनली फॉर ब्रिटिश आर अवेलेबल फॉर मेकिंग लॉ, बट ट्रांसफर लिस्ट में केवल यहाँ पे इंडियंस और यहाँ पे अंग्रेज लोग यहाँ पे शामिल थे कानून बनाने के लिए। तब हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा आया, यानी कि नेशनल मूवमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यानी इस एक्ट में हम लोग को थोड़ा सा यानी कम और यहाँ पे कमज़ोर राइट्स प्रदान कर दिए गए, ज़्यादा राइट्स हम लोग को दिए नहीं गए थे। अब देखिए आगे क्या होता है यहाँ पे, यानी हम लोग चाहते थे, यहाँ देखिए हम लोग चाहते थे कि जो यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे एक सेंटर है और एक यहाँ पे प्रोविंशियल है, यहाँ पे था रिजर्व लिस्ट और यहाँ पे था ट्रांसफर लिस्ट। हम लोग को केवल यहाँ पे दिया गया था कानून बनाने के लिए, यानी ट्रांसफर लिस्ट में इंडियंस और यहाँ पे ब्रिटिश लोग आर अवेलेबल फॉर मेकिंग लॉ, बट हेयर इज ब्रिटिश आर अवेलेबल, यानी कि रिजर्व लिस्ट में केवल यहाँ पे अंग्रेज लोग थे। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में और यहाँ पे सेंटर में क्या करें, एक लॉ बनाएं। ठीक, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे जो दो भागों में बांटा कर दिया था, मतलब प्रोविंशियल था यहाँ पे सेंटर था, यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी प्रोविंशियल में डायरकी को कंप्लीट कर दिया गया, यानी यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गया और यहाँ पे सेंटर में डायरकी को स्टार्ट कर दिया गया। यानी सेंटर में डायरकी को बाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बट इन प्रोविंशियल डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया और यहाँ पे आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आता है जब यहाँ पे तब गवर्नमेंट बनती है, कौन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है कब, प्रोविंशियल मतलब यहाँ प्रांतों में बनती है। अभी 1929 बनती है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इंडिया को दो भागों में बांटा गया था, एक हमारा प्रोविंशियल था, एक हमारा सेंटर था। अब प्रोविंशियल में जब यहाँ प्रांतों में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया तब यहाँ पे आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आएगा, इसके मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट कौन बनती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी बनती है कब, 1937 में। अब 1937 में जब बनती है तब यहाँ पे कांग्रेस ने भी यहाँ पे डोमिनेट कर दिया गया, कांग्रेस ने यहाँ पे इस सरकार में डोमिनेट कर दी गई और यह कांग्रेस सरकार केवल यहाँ पे 28 महीना के लिए यहाँ पे थी और यह कांग्रेस 1939 में अपना त्यागपत्र दे दिया गया। अब देखिए पीडीएफ की तरफ, देखिए डायरकी को सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ था डायरकी का, कहाँ पे, प्रांतों में, और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हो गई थी। ठीक, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे थस प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज स्ट्रक्चर्ड टू इलेक्ट मिनिस्टर, दे वी आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे दिस कैम इनटू इफेक्ट इन 1937 वाज डिसकॉन्टिन्यूड 1939। यानी यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे अपना त्यागपत्र दे दिया।
अब आगे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट का नेक्स्ट फीचर। इसका अगला फीचर है कि 11 प्रांत थे, 11 प्रोविंशियल था। इस 11 प्रोविंशियल में से जो यहाँ पे 6 प्रोविंशियल थी, यानी 6 प्रोविंशियल, यानी जो 6 प्रांत थी, इस 6 प्रांतों में बाई कैमरलिज्म को स्टार्ट कर दिया गया। बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनी व्यवस्था को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था 6 प्रांतों में। अब इस 6 प्रांतों में आते हैं कौन? बंगाल आता है, मद्रास आता है, बॉम्बे आता है, यूनाइटेड प्रोविंशियल आता है, बिहार आता है और यहाँ पे असम आता है। यहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था यानी कि 2 हाउस, यहाँ पे हाउस 1 और यहाँ पे हाउस 2। तो ये बात आप लोग को नोट करना है। इसका अगला फीचर कि जो 11 प्रांत थे, उस 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में बाई कैमरलिज्म को स्टार्ट यानी कि द्विसदनी व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया गया था। अगला फीचर इसका देखिए, इसका अगला फीचर यह है कि सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया गया। जो कम्युनलिज्म है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसके प्रिंसिपल को क्या कर दिया गया था? एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कैसे? जो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास था, डिप्रेस्ड क्लास, इसमें कौन कौन आते हैं? एससी हो गया, एसटी हो गया, और यहाँ पे जो महिलाएं थी, जो लेबर थे, जो यहाँ पे लेबर थे, इनके लिए एक अलग इलेक्टोरेट्स का निर्माण यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का निर्माण कर दिया गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो यहाँ पे महिलाएं थीं, वुमेन्स थे, लेबर थे, ठीक, और यहाँ पे एससी एसटी यानी जो पिछड़ी जात के लिए थे, उनके लिए एक अलग, एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया। और अगला फीचर देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, स्थापना की गई फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी कब? 1937 में, 1937 में, सॉरी, 1937 में स्थापना की गई थी। किसकी? फेडरल कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है यहाँ पे। फेडरल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कर दी गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक। इसका अगला फीचर देखिए, इसका अगला फीचर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक नया ऑफिस का क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसमें क्या था कि इसके लिए यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक दफ्तर बनाया गया था, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल, इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल। अब इस इंडिया काउंसिल में 15 मेंबर थे। अब यह 15 मेंबर इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काम करने में हेल्प करते थे, मदद करते थे। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में, 1935 के द्वारा इस इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और इस इंडियन काउंसिल के स्थान पे एक अलग टीम आई, जिसका नाम है एडवाइजरी। यानी इंडियन काउंसिल के स्थान पर एडवाइजरी की स्थापना या फिर एडवाइजरी को यहाँ पे प्रदान किया गया था। तो ये बात आपको नोट करना है इसके अगले फीचर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की गई थी या फिर प्रदान की गई थी। यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, इसकी मदद करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी, एक दफ्तर बनाया गया था, जिसका नाम है इंडिया काउंसिल। इस इंडिया काउंसिल में 15 मेंबर थे, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा इस इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे आ गया एडवाइजरी। तो डियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो दिल से लाइक करिए और दिल से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।